प्रस्तुत है आज के शो का। रसिक श्रोताओं, आज के सुहाना सफर विद अन्नू कपूर का आगाज करते हैं वहीदा रहमान के बचपन के किस्से से। वहीदा रहमान को बचपन से ही डॉक्टर बनने का और साथ साथ डांसिंग का शौक था। वालिद साहब रहमान एक आईएएस ऑफिसर थे और विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे। मॉडर्न विचारों के थे, इसलिए अपनी बेटी को किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। वहीदा जब 8 साल की थीं तो अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो इतनी कमजोर हो गईं कि कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते ही क्लास में सो जाया करती थीं। हालत देखकर स्कूल टीचर ने वहीदा के डैडी रहमान साहब से इस बारे में बात की। बातचीत का नतीजा ये हुआ, वहीदा के पिताजी को बेटी की पढ़ाई छुड़ानी पड़ी और वहीदा रहमान का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन कमजोरी के बावजूद वहीदा ने डांस करना नहीं छोड़ा और भरतनाट्यम की विधिवत ट्रेनिंग लेती रहीं। बहनें तो थीं, स्कूल जाती थीं, लेकिन वहीदा पूरे दिन घर पर ही रहा करती। मगर अकेले में अक्सर शीशे के सामने अजीब अजीब सी शक्लें बनाती, अलग अलग एंगल से अपने आप को देखती। एक दिन वालिद साहब ने पूछ लिया कि क्या शक्लें बना रही हो, क्या शीशे के सामने खड़ी हुई हो, डॉक्टर तो तुम बन नहीं सकी, अब क्या करोगी लाइफ में आगे। वहीदा ने जवाब दिया, मुझे लोगों को हंसाना और रुलाना अच्छा लगता है। आप देखना बाबा, एक दिन मेरा फोटो भी अखबार में छपेगा। रहमान साहब ने मासूम बच्ची की बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया। वहीदा जब 13 साल की हुई तब इंडिया के पहले इंडियन वायसराय सी राजगोपालाचारी जी का आगमन हुआ विशाखापट्टनम में। तो वायसराय के सम्मान में एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया और रहमान साहब ने आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने सोचा कि कमला लक्ष्मी जी को बुलाएं, एमएस सुब्बलक्ष्मी को आमंत्रित करें। लेकिन उनके पास वायसराय के ऑफिस से एक सूचना आई कि राजगोपालाचारी जी लोकल टैलेंट को देखना चाहते हैं, किसी स्टार परफॉर्मर को देखने में इतने कीन नहीं हैं। रहमान साहब सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। मीटिंग हुई। रहमान साहब के सुपीरियर ने अचानक रहमान साहब से कहा कि भाई आपकी बेटी भी तो भरतनाट्यम सीख रही है, आप उसे क्यों नहीं इंक्लूड करते, उसकी परफॉर्मेंस करा दीजिए। रहमान साहब ने कहा बहुत छोटी है और वो कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है। तो जवाब मिला रहमान साहब को, क्या हुआ, हमारे वायसरॉय साहब लोकल टैलेंट देखना चाहते हैं, स्पेसिफाई किया गया है। ऐसा करो, बिटिया से कहो कि वो प्रैक्टिस शुरू कर दे, उसे सी राजगोपालाचारी के सामने परफॉर्म करना है। और ऐसा ही हुआ। वहीदा ने जब राजगोपालाचारी के सामने डांस की परफॉर्मेंस दी तो बहुत इंप्रेस हो गए। प्रोग्राम के बाद उन्होंने वहीदा को मेडल दिया और जब वो रहमान से मिले तो उन्होंने कहा, पहली बार किसी मुस्लिम लड़की को भरतनाट्यम करते देखा है। रहमान साहब ने कहा, सर योर एक्सीलेंसी, मेरी बेटी ने ये डांस सीख कर ये साबित कर दिया है कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। क्या बात है क्या है। अगले दिन इस प्रोग्राम की न्यूज अखबारों में वहीदा रहमान के फोटो के साथ छपी। तो वहीदा ने अपने बाबा को, अपने अब्बा को अखबार दिखाते हुए कहा, बाबा मैंने कहा था ना, एक दिन मेरी फोटो अखबार में छपेगी। वहीदा की बात सुनकर रहमान साहब की आंखें छलक पड़ी। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीदा रहमान के जीवन से जुड़े इस किस्से की, जब उन्होंने मजाक में ऐसे कैजुअली जो कहते थे एक्सीडेंट की बात कही और कुछ ही दिनों में वाकई में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये वाकया है गुरदत्त की फिल्म कागज के फूल के समय का। हुआ यूं कि इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान ऑब्वियसली, जिनके साथ फिल्म का एक सीन शूट होना था। सीन कुछ इस तरह का था, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें चोट लग जाती है, तो सीन शूट करने के दौरान चेहरे पर मेकअप करके वो जो फिल्मी ब्लड लगाया गया। इस सीन के ओके होने के बाद वहीदा जी ने परवाह नहीं की और बगैर मेकअप रिमूव किए घर चली जाती है। मेकअप, आप समझ रहे हैं, मेकअप रिमूव नहीं किया और घर पहुंच गई। शायद एक प्रैंक करना चाहती थी, मजाक करना चाहती थी, घर वालों को डराना चाहती थी। वहीदा
ने प्लान के हिसाब से घर पहुंचते ही वो अपनी एक्टिंग शुरू कर दी, दर्द और कहानी जी हाँ, दर्द का। और घर वालों से कहा कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, चोटें आई हैं। घर वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा मजाक करेंगी, और सभी लोग खून देखकर घबरा गए। उनसे बोले तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था, हमें बुला लिया होता या फिर सीधी डॉक्टर के पास चली जाती, इतनी चोट आई है। वो सीरियसली ले बैठे, उनके कहीं इमेजिनेशन भी नहीं था कि ये सब ड्रामा हो रहा है। वहीदा ने जब देखा कि सभी उनके मजाक को सच समझ बैठे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि भाई मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, वो हंसी, सारे घर वालों को माजरा समझ में आ गया और डांट भी पड़ी उनकी। घर के लोगों ने डांटा, खबरदार इस तरह का गंदा मजाक करने की कोशिश की गई। साहब बात आई गई हो गई, लेकिन वहीदा को यह पता नहीं था कि उनके मजाक में की गई ये बात एक दिन सच हो जाएगी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी तो सचमुच कार का एक्सीडेंट हो गया। मामूली चोटें आई थी, खैर थोड़ी सी ड्रेसिंग के बाद सही सलामत घर आ गई। घर आने पर उन्होंने जब सबको बताया कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, तो भेड़िया आया। भेड़िया सही में आ गया। तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, मगर बाद में हकीकत सबके सामने आ गई। अपने एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए वहीदा जी बताती हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो इस तरह का मजाक कभी नहीं करेंगी, क्योंकि पता नहीं कब वक्त उनके साथ क्या हंसी सितम कर जाए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। What a marvelous composition by great maestro S.D. Burman and written by another maestro Kaifi Azmi। दोस्तों, वहीदा रहमान को बचपन में तबीयत ठीक ना होने के कारण जल्दी स्कूल को अलविदा कहना पड़ा। तबीयत बचपन में बहुत ख़राब हो गई थी तो पिताजी ने स्कूल छुड़वा दिया। बहनें स्कूल जाती थीं, वो घर पर रहकर बोर हुआ करती थी, तो उन्होंने पापा के सामने इच्छा जाहिर की कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ। पिताजी प्रोग्रेसिव विचारों के आदमी थे, उन्होंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहीदा लगभग 9 या 10 साल की रही होंगी, तब भरतनाट्यम सीखने के लिए उन्होंने टी.के. महालिंगम पिल्लई से इस डांस को सीखने की इच्छा जाहिर की। वालिद साहब ने इस सिलसिले में पिल्लई साहब से बात की। पिल्लई साहब ने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा। रहमान साहब ने वजह पूछी, कारण पूछा, तो गुरुदेव पिल्लई साहब ने कहा कि वहीदा आप लोग मुसलमान हैं और ये डांस का फॉर्म एकदम अलग है, भरतनाट्यम, इसमें डिवोशन चाहिए लॉर्ड शिवा के लिए, जो एक्सप्रेशन चाहिए वो एक मुस्लिम लड़की नहीं दे सकती है। इस बात को सुनकर रहमान साहब और बेटी वहीदा दोनों बहुत बहुत मायूस हो गए। दोनों ने अगले 4 महीने तक गुरु पिल्लई का पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पड़े रहे ताकि वो किसी तरह वहीदा रहमान को अपनी शिष्या बना ले। मगर गुरुजी नहीं मान रहे थे, अड़े हुए थे। जब एक दिन पिल्लई साहब को लगा कि ये लड़की भी जिद पकड़ के बैठ गई है, तो उन्होंने रहमान साहब से कहा कि वहीदा की कुंडली चाहिए। रहमान साहब ने, वालिद साहब ने कहा कि जी माफ़ कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और कुंडली वगैरह तो हमारे यहाँ बनती नहीं, वो तो हिंदुओं में होती है। इस पर पिल्लई साहब ने वहीदा की जन्म तिथि और समय और स्थान की जानकारी ली। उन्होंने वहीदा रहमान की जन्म कुंडली बनवाई ज्योतिष के हिसाब से। कुंडली बन के जब गुरुदेव पिल्लई साहब के सामने आई तो पिल्लई साहब भी ज्योतिष के जानकार थे। कुंडली जब उन्होंने पढ़ी, एकदम समझ गए कि ये लड़की उनकी शिष्या बनकर पूरे जमाने में उनका नाम रोशन करेगी। जब वहीदा जी के वालिद को इस बात का पता चला तो उन्होंने पिल्लई से कहा कि ये तो विधि का विधान है, आपने कुंडली बनाई है, पढ़ भी ली है। मन तो मान गया था, लेकिन बेटी के फादर की वजह से पिल्लई साहब को बात माननी पड़ी और उन्होंने वहीदा रहमान को तालीम देनी शुरू कर दी। गंडा बांध के अपनी शिष्या बना लिया और उनकी इस शिष्या ने, मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव पिल्लई की वहीदा रहमान के अलावा कोई और मुसलमान शागिर्दा होगी, और इस मुसलमान शागिर्दा ने पूरे वर्ल्ड में गुरुदेव पिल्लई का नाम रोशन किया। ऐसी वहीदा रहमान के लिए जोरदार ताली। वहीदा जी को सल्यूट।
होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अजीज दोस्तों, इस गीत का कोई मिसाल नहीं है। खूबसूरती का अंदाज़े बयां, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। इस नगमे में वहीदा रहमान की खूबसूरती का ताब है, या शकील की शायरी का जलवा, रफ़ी के गायकी की अदायगी, या रवि साहब की मौसीकी, ये बताना बेहद मुश्किल है। इस गीत से जुड़ा एक वाकया आपको बताना चाहूंगा। जब ये फिल्म बनी, उन दिनों कलर फिल्म बनाने की टेक्निक आ चुकी थी और गुरुदत्त साहब भी चाहते थे कि इस फिल्म को कलर में बनाया जाए, मगर इक्विपमेंट्स फॉरेन से मंगाना पड़ता था। ऑर्डर भी दिया जा चुका था, आने में देर हो रही थी, और इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि फिल्म जल्दी बने। तो मजबूरन गुरुदत्त ने फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया, सेंसर से पास भी करवा लिया। लेकिन फिर उन्हें न जाने क्या सूझा, इस गीत को फिर से शूट करने की ठान ली, वो भी कलर में। तब तक इक्विपमेंट भी आ गए थे और तय किया गया कि फ्रेम टू फ्रेम, शॉट टू शॉट कॉपी करके वैसे ही दोबारा शूट किया जाएगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में जो शूट था वो बहुत बेहतरीन था। इसलिए निर्णय लिया गया कि इसमें कोई चेंज नहीं किया जाए। खैर, जैसा कि प्लान किया गया था, वहीदा रहमान को बुलाया गया, क्योंकि फिल्म की फोटोग्राफी कलर थी, जिसके लिए बड़े बड़े आर्क लाइट्स के द्वारा लाइट का डिजाइन किया गया। इस बड़े बड़े आर्क लाइट्स की वजह से वहीदा रहमान की आंखों पर असर पड़ने लगा। किसी तरह से आइस पैक रख रख कर शूटिंग पूरी की गई। गुरुदत्त जैसा चाहते थे वैसा ही रिजल्ट उन्हें मिला। गाना दोबारा सेंसर में भेजा गया, लेकिन सभी लोग तब भौचक्के के रह गए जब उन्हें पता पड़ा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने से मना कर दिया। सेंसर बोर्ड ने इस गीत को बड़ा ही सेंसुअस, मादक बताया। उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि सब कुछ तो वही है, सिर्फ कलर के सिवा, पर सेंसर का कहना था कि वहीदा रहमान की आंखें लाल हो रही हैं। इस बात को उन्होंने सेंसुअल एंड सजेस्टिव करार दे दिया कि ये थोड़ा सा मादक है, उत्तेजक है, सेक्सी है। सेंसर बोर्ड के लोगों को समझाने की सारी कोशिशें फ्लॉप हो गईं, और इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म रिलीज करने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। तो जनाब, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के साथ ही फिल्म रिलीज करनी पड़ी, और हम दर्शक महरूम रह गए इस गीत को कलर में देखने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में वहीदा रहमान अपने सौम्य, शांत व्यवहार के लिए, स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। बस एक राज खोसला का अगर किस्सा छोड़ दूं मैं, शुरुआत के दिनों का, सीआईडी के टाइम का, तो उनके साथ काम करते हुए कभी भी किसी भी फिल्मकार और निर्देशक को या उनके कलीग्स को कभी कोई शिकायत नहीं, और ना ही वहीदा रहमान ने किसी की शिकायत की। कई बार ऐसा हुआ कि शॉट के लिए तैयार हो जाती और एक्टर्स लेट आते, मगर दोस्तों, जब भी गाहे बगाहे उन्हें गुस्सा आ जाता था, या वो किसी की इनडिसिप्लिन या लैक ऑफ पंक्चुअलिटी से परेशान हो जाती थी, तो उसको सबक सिखाना भी वो अच्छे से जानती थी, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो। उनके इस गुस्से का सामना एक बार संजीव कुमार को करना पड़ा। संजीव कुमार हरि भाई सेट पर देरी से आया करते थे, जिसकी वजह से सभी बड़े परेशान होते थे। टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तब आजिज होकर फिल्म के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वहीदा जी को रिक्वेस्ट की, वहीदा जी प्लीज कुछ कीजिए, आप ही कुछ सबक सिखाइए। गुस्से से भरी बैठी वहीदा जी ने पूछा, क्या करना चाहिए बताओ। तब उसने उन्हें कहा, जैसे ही संजीव जी आए आप सेट से गुस्सा होकर चली जाएं।
वहीदा जी गुस्से में तो थी, मगर उन्हें लगता था कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ऐसा सोचकर उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात करने का फैसला लिया कि यार ज़रा उनसे भी बात कर लूँ मैं। दोनों से बात करने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी मंजूरी दे दी, और ये फैसला लिया गया, जॉइंट डिसीजन कहते हैं ना, कि रोज़ रोज़ के नुकसान से अच्छा है कि एक ही दिन जितना नुकसान होना है वो हो जाए, कम से कम आगे के लिए तो ठीक हो जाए। अब इंतज़ार हो रहा था। वहीदा जी ने अपना सामान स्टाफ से कहकर ऑलरेडी अपनी गाड़ी में रख दिया और इंतज़ार करने लगे संजीव कुमार का। जैसे ही संजीव कुमार जी ने एंट्री ली, तब सब ने वहीदा रहमान को कार में बैठकर बाहर जाने का इशारा कर दिया। वहीदा जी झट से कार में बैठ गई और ड्राइवर से घर चलने को कहा। संजीव कुमार जी की कार अंदर आ रही थी, वहीदा रहमान की कार बाहर जा रही थी। दोनों ने रास्ते में जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो संजीव कुमार ने उन्हें जाते देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया। हाथ हिलाकर बाय भी किया। अंदर पहुंचने पर पता चला कि वहीदा रहमान उनकी लेट लतीफी से तंग होकर गुस्से में वापस चली गई सेट छोड़कर। थोड़ी देर बाद जब वहीदा जी के पास फोन आया कि अब आप वापस आ जाइए, हरी भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वायदा किया है दूसरों के टाइम का और पैसों का प्रोड्यूसर के ख्याल रखेंगे। दोस्तों, उस दिन तो वहीदा जी वापस नहीं आई, लेकिन ऐसा सुना है कि सारी घटना का डिजायर्ड इफेक्ट ही हुआ, पॉजिटिव असर हुआ और संजीव कुमार जी समय पर पहुंचने लगे सेट पर। जैसा कि आप जानते हैं, देवानंद की फिल्म गाइड इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में बनी थी। इंग्लिश में डायरेक्ट किया था टेड डेन्युलस्की ने और हिंदी में यह फिल्म डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने। फिल्म के इंग्लिश वर्जन को तो दर्शकों ने डिफरेंट क्लाइमेक्स की वजह से नकार दिया, मगर हिंदी में फिल्म खूब पसंद आई लोगों को। इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान, लेकिन जब यह फिल्म इंग्लिश में बन रही थी, इस फिल्म में वहीदा रहमान को एक सपेरे के साथ डांस सीक्वेंस करना था। सेट पे कास्ट एंड क्रू रेडी थे। सीन के पहले डायरेक्टर ने वहीदा जी से कहा, मैं चाहता हूं कि डांस के दौरान आप अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको आसपास का कुछ पता ही नहीं रहे, और इसी मदहोशी में आपको सांप को पकड़ के उसके मुंह पे किस करना है। यार ये तो कुछ अजीब कुछ आता है। वहीदा जी ने सुना तो उन्हें हंसी भी आई और अजीब सा भी लगा। डायरेक्टर साहब को बोले ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर साहब बहस करने लगे कि इंडिया में तो ये आम बात है कि सांप निकलते हैं, लोग सांप से नहीं डरते हैं। बल्कि वेस्ट वालों का मैं एक बात हूँ कि वेस्ट के बहुत सारे देश अभी भी हैं जहाँ पे हमारे देश के बारे में कहते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ साधुज एंड स्नेक चार्मर्स। वहीदा जी ने कहा आपको इन्फॉर्मेशन गलत है। सांप पकड़ना एक अलग बात है और किस करना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तो इंडिया में हर कोई नहीं करता, सिर्फ एक्सपर्ट लोग करते हैं, और माफ कीजिएगा मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूं। काफी बहस के दौरान चलते ही अचानक हैवी लाइट्स भी बहुत थी सेट के ऊपर, तो जो सांप पिटारे में बंद थे वो बौखला गए और वो जो सांप था वो छूटकर भाग निकला। जैसे ही खबर फैली कि सांप भाग गया है तो भगदड़ मच गई, पूरा कमोशन, लोग भाग रहे हैं। इसी बीच वहीदा से बात कर रहे डायरेक्टर के कान में जैसे ही खबर पड़ी तो वो सबसे पहले अपनी जान बचा के भागे। कुछ देर के बाद लोगों की मशक्कत के बाद सांप पकड़ा गया। तब डायरेक्टर साहब को बुलाया गया। वहीदा जी ने कहा आप तो डर के मारे भाग निकले। तब डायरेक्टर ने कहा मैं थोड़ी ना आपकी तरह इंडियन हूं, मैं तो इंग्लिश हूं, मुझे तो सांप से डर लगता है। वहीदा जी ने कहा भैया आपकी तरह मुझे भी सांप से डर लगता है, इसलिए आप ये सांप को किस करने वाला आइडिया छोड़ दीजिए और बाकी गाना सही तरह से शूट कीजिए। तब कहीं जाकर डायरेक्टर को समझ में आया कि सांप कितना खतरनाक होता है। इस जॉब और जिस काम को करने के लिए वो कह रहे थे वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।